सीक्रेट सर्विस का एक मेंबर होने की हैसियत से तनवीर ने इस हुक्म की तामील की थी, लेकिन दिल पर आरे चल रहे थे। भला ये भी कोई बात हुई कि जोलिया और इमरान खुशफहरियों में मसरूफ रहे और वो दूर दूर से उनकी निगरानी करता रहे। X2 के हुक्म के मुताबिक इसे इस पहलू पर भी नजर रखनी थी कि उसके अलावा और कोई भी इनमें दिलचस्पी तो नहीं ले रहा। जोलिया इमरान के शाने पर हाथ मार मार कर कह कहे लगा रही थी और तनवीर दिल ही दिल में अपने नादीदा चीफ को गालियां दे रहा था। वो दोनों मगन थे और ऐसा लगता था जैसे इन्हें वहां तनवीर की मौजूदगी का इल्म ही ना हो। आज से तुम्हारी उम्र 50 साल और मेरी 8 साल, इमरान जोलिया से कह रहा था। अब बताओ तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊं? लेमन ड्रॉप्स, जवाब मिला। तनवीर ने उनसे थोड़े ही फासले पर अपने लिए एक मेज मुंतखब की थी और बैठा जल बुन रहा था। यहाँ की मखसूस डिश माही मुसल्लम थी और जूलिया को मछली की बू से नफरत थी, इसलिए मेन्यू पर वो जगड़ बैठे। लेकिन मैं मछली के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इमरान उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। नाम ना लो मेरे सामने मछली का, हालांकि खुद भी धोतर मछली ही की सी शक्ल लिए फिरती हो। क्यों बकवास कर रहे हो? मैं इस मेज पर मछली नहीं आने दूंगी। मछली जरूर आएगी, देखता हूँ कि तुम कैसे रोकती हो, इमरान ने किसी कदर ऊंची आवाज में कहा और आसपास के लोग चौंक कर इनकी तरफ देखने लगे। ये क्या बेहूदगी है? जोलिया आहिस्ता से बोली। मुझे कहने दो कि तुमसे ज्यादा बदजौक औरत आज तक मेरी नजर से नहीं गुजरी। इमरान की आवाज अब भी ऊंची ही थी। तनवीर के नथने फूलने लगे और वो भूल गया कि यहाँ क्यों आया था। अपनी जगह से उठकर उनकी मेज के करीब जा पहुंचा। हद से ज्यादा बदतमीज हो, वो इमरान को घूरता हुआ आहिस्ता से बोला। अच्छा जी, तुम कौन हो? इमरान के तेवर मजीद बिगड़ गए। तनवीर ने जोलिया की तरफ देखा, लेकिन इसने पहले ही अपना मुंह फेर लिया था। उसे सचमुच यहाँ तनवीर की मौजूदगी का इल्म नहीं था, क्योंकि शुरू ही से इसकी पुश्त तनवीर की तरफ थी। मुझे हैरत है कि तुम इस बदतमीज को बर्दाश्त कर रही हो, तनवीर ने इस बार जोलिया को मुखातिब किया। कुछ और कहने का इरादा रखता था, लेकिन अल्फाज हलक ही में घुट कर रह गए, क्योंकि अचानक इमरान ने इसका गिरबान पकड़कर इस तरह झटका दिया था कि वो फर्श की जानिब झुकता चला गया। फिर बैठे ही बैठे इसकी थोड़ी पर घुटना भी मारा था। तनवीर के हलक से हल्की सी कराह निकली और चारों खाने चित हो गया। इसके बाद अच्छा खासा हंगामा बर्पा हो गया था। लोग चारों तरफ से दौड़ पड़े थे, इनमें होटल का अमला और ग्राहक सभी शामिल थे। जितनी देर में तनवीर दोबारा उठता, पता नहीं क्या क्या हो गया था, लेकिन ना अब वह इमरान था और ना जोलिया थी। दफातन कोई गैर मुल्की अंग्रेजी में चीखने लगा, मेरे ब्रीफकेस, मेरा ब्रीफकेस, चोर चोर चोर। और फिर तनवीर पर बौखलाहट का दौरा पड़ गया था। लोग इसे घेरे हुए सवालात की बुछाड़ कर रहे थे और वो कुछ नहीं कहता हुआ मजमा से निकल ही जाना चाहता था कि किसी ने इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तनवीर झंझलाकर पलट पड़ा। सामने एक सफेद फार्म अजनबी खड़ा उसे घूरे जा रहा था। फिर वो तहकमाना लहजे में बोला, मेरे साथ चलो। क्यों? कौन हो तुम? तनवीर गुर्राया। अभी मालूम हो जाएगा। वो उसे खींचता हुआ सदर दरवाजे की तरफ ले चला। दूसरे लोग जहाँ थे वहीं रह गए, लेकिन दूसरा आदमी अभी तक अपने ब्रीफकेस के लिए चीखे जा रहा था। गैर मुल्की अजनबी तनवीर को मजमे से निकाल लाया। गाड़ी में बैठ जाओ, इसने सड़क के किनारे खड़ी हुई गाड़ी की तरफ इशारा करके कहा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? क्यों बैठ जाऊं? जो कुछ कहा जा रहा है करो। गाड़ी के अंदर से आवाज आई और अब तनवीर ने पिछली नशिस्त पर नजर डाली। एक आदमी गाड़ी में मौजूद था और इसके रिवॉल्वर की नाली तनवीर की तरफ उठी हुई थी। लेकिन ये सब क्या है? तनवीर ने भराई हुई आवाज में एहतजाज किया। बैठो, उसे जोरदार धक्का दिया गया। फिर चुपचाप गाड़ी में बैठते ही बनी थी और अब इसे पूरी तरह होश आ गया था। कैसी हमाकत सरजद हुई थी। वो दिल ही दिल में खुद को गालियां देता रहा। आखिर वो इस हकीकत को कैसे फरामोश कर बैठा था कि इमरान और जोलिया पर नजर रखने की हिदायत X2 से मिली थी, यानी वो ड्यूटी पर था। आखिर ऐसी हालत में से गुस्सा आया ही क्यों? अब पता नहीं किन हालात से गुजरना पड़े। कार एयरपोर्ट से किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हुई थी। तनवीर खामोश ही रहा और अब तो वो अपने अंदाज में लापरवाही पैदा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सवाल तो ये था कि इन लोगों ने आखिर इसे क्यों धर लिया था? कम से कम ये तो मालूम होना ही चाहिए। उसने कुछ देर बाद कहा, आखिर तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? सफेद फार्म गैर मुल्की जो अगली सीट पर था हंस कर बोला, एक बहुत खूबसूरत लड़की तुम पर आशिक हो गई है, इसी के पास ले जा रहे हैं। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, तनवीर गुर्राया और रिवॉल्वर की नाल इसके पहलू में कुछ ज्यादा ही चुभने लगी। इसके बराबर वाला आदमी देसी ही था और ड्राइवर भी गैर मुल्की नहीं मालूम होता था। मुनासिब यही होगा कि तुम अपनी जुबान बंद रखो, बराबर वाले ने कहा। नहीं, बोलने दो, अगली सीट पर से गैर मुल्की ने कहा। इसकी आवाज में बड़ा लोच था, मुझे भी पसंद आया।
मैं समझ गया, तनवीर ने नाखुशगवार लहजे में कहा। तुम लोग इस बदमाश के साथी मालूम होते हो जिसने मुझ पर हमला किया था। तुम इसे बदमाश कह रहे हो? गैर मुल्की बोला, हालांकि तुम खुद ही उठकर इसकी मेज के करीब गए थे। इसने ख्वामख्वाह मुझे घोंसा दिखाया था। तुम गलत कह रहे हो, वो तो इस औरत से झगड़ रहा था जो उसके साथ थी। मैं समझ गया, शायद तुम ये कहना चाहते हो कि वो दोनों तुम्हारे लिए अजनबी थे। अजनबी तो थे ही, तनवीर जल्दी से बोला, लेकिन वो मजाका उड़ाने के से अंदाज में हंस पड़ा था। अच्छा, तो तुम इस गलतफहमी में मुब्तला हो कि वो मेरे लिए अजनबी नहीं था, तनवीर ने कहा। फिर यक बयक बपर कर बोला, मगर तुम कौन हो मुझसे बास पुरस करने वाले? वो कोई भी रहा हो, तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा कि हम कौन हैं और वो कौन था, जवाब मिला। तनवीर को अचानक वो शख्स याद आया जो इस हंगामे के दौरान में मेरा ब्रीफकेस की हाँक लगाता रहा था। ओह, तो ये बात है, इसने सोचा। अब ये लोग ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि हंगामा इसीलिए बर्पा किया गया था कि अफरा तफरी के आलम में किसी का ब्रीफकेस गायब कर दिया जाए। हो सकता है कि वो उसी का साथी हो जो ब्रीफकेस के लिए चीख रहा था। इसने सख्ती से अपने होंठ भींचे और खिड़की से बाहर देखने लगा। पहलू में रिवाल्वर की नाल बदस्तूर चुभ रही थी। वो बाहर फैले हुए अंधेरे में आंखें फाड़ता रहा। गाड़ी सड़क छोड़कर एक तारीख रास्ते पर हो ली थी। फिर दफतन से करीब बैठे हुए आदमी ने कहा, अब तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, जो दिल चाहे करो। तनवीर ठंडी सांस लेकर बोला, मेरी तो अकल ही खप्त होकर रह गई है। उर्दू बड़ी अच्छी बोलते हो। क्यों ना बोलूं? क्या मैं यूरोप में पैदा हुआ था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम तो दीवाने गालिब से बरामद हुए हो, देसी आदमी हंस कर बोला। और फिर इसने तनवीर की आंखों पर रबड़ का तस्मा चढ़ा दिया था। तकलीफ हो रही है भाई, आखिर क्या इरादे हैं? तनवीर कर रहा। वाकई दोस्त, तुम हैरत अंगेज हो, ऐसी बामहावरा उर्दू तो मैं भी नहीं बोल सकता, देसी आदमी ने कहा। तुम लोग आखिर मुझे समझते क्या हो? तनवीर फिर भुन्ना गया। जल्द ही इत्तला मिल जाएगी कि हम तुम्हें क्या समझते हैं। फिर तनवीर के बोलने से पहले ही गाड़ी एक दचके के साथ रुक गई थी। किसी ने इसका हाथ पकड़कर गाड़ी से उतारा। अब वो अपनी गर्दन पर रिवॉल्वर की नाल का दबाव महसूस कर रहा था। कुछ दूर पैदल चलने के बाद इससे रुकने को कहा गया और आंखों पर से रबड़ का तस्मा हटा दिया गया। इसने बुखलाकर चारों तरफ नजर दौड़ाई थी। ये किसी इमारत का एक बड़ा कमरा था। दरवाजे के करीब ही देसी आदमी रिवॉल्वर लिए खड़ा नजर आया जो इसे यहाँ तक लाया था। गैर मुल्की कहीं ना दिखाई दिया। तनवीर देसी आदमी को घूरे जा रहा था। बैठ जाओ, इसने रिवॉल्वर की नाल से एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। तनवीर ने लापरवाही जाहिर करते हुए छानों को जुम्बिश दी और आराम से बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक गैर मुल्की लड़की कमरे में दाखिल हुई और देसी आदमी के करीब ही ठिठक कर रह गई। वो तनवीर को आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रही थी। रोशे फेंटस वाटर, वो आहिस्ता से बोली, और देसी आदमी के होंठों पर तंजिया सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। सुन लिया तुमने? इसने तनवीर को उर्दू में मुखातिब किया था। क्या सुन लिया? तनवीर ने तेज लहजे में पूछा। तुम रोशे फेंटेस वाटर हो। क्या बकवास है? तनवीर हंस पड़ा। तुम स्विस हो और तुम्हारी बहन का नाम जोलियाना फेंटेस वाटर है। बकवास बंद करो, तनवीर उठता हुआ धाड़ा। बैठे रहो। तनवीर फिर धम से बैठ गया। इस नई इत्तला पर इसे शिद्दत से गुस्सा आ गया था। मैं इस बेहुदा मजाक को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मुठियां भेज कर बोला। ये क्या कह रहा है? लड़की ने देसी आदमी से फ्रांसीसी में पूछा। खुद को रोशे फेंटेस वाटर तस्लीम नहीं करता। झूठा है, ये रोशे के अलावा और कोई नहीं हो सकता। जोलियाना का भाई, जिसने मेरी बड़ी बहन से शादी की थी और इसकी दौलत समेट कर एक दिन गायब हो गया। तनवीर फ्रांसीसी समझ सकता था, लेकिन इसने यही मुनासिब समझा कि अपने चेहरे पर लाताल्लुकी का तासुर बरकरार रखे। क्या तुम रोशे नहीं हो? लड़की ने बराह रास्त इससे सवाल किया और तनवीर होंकों की तरह देसी आदमी की तरफ देखने लगा। मुझसे क्या कह रही है? इसने बिल आखिर पूछा। क्यों बन रहे हो? देसी आदमी बोला। क्या तुम फ्रांसीसी नहीं समझ सकते? मैं अंग्रेजी के अलावा और कोई दूसरी जुबान नहीं जानता। इस पर देसी आदमी ने कहकहा लगाया था और फिर लड़की के इस्तिफसार पर इसने तनवीर के जवाब से आगाह करने लगा था। अच्छी बात है, लड़की अपना ऊपरी होंठ बेंच कर बोली। मैं इससे इंग्लिश में ही गुफ्तगू करूंगी। तनवीर की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस जंजाल में आ पड़ा है। दफतन लड़की आगे बढ़ी और तनवीर का शाना झंझोड़ कर बोली, क्या तुम रोशे फेंटेस वाटर नहीं हो? मेरा नाम तनवीर है, तुम किसी गलतफहमी में मुब्तला हो। क्या वो तुम्हारी बहन जोलिया फेंटेस वाटर नहीं थी? देसी आदमी ने सवाल किया। बकवास बंद करो, तनवीर धाड़ा। चीखो नहीं, चीखो नहीं, लड़की आहिस्ता से बोली। अगर तुम ये बता दो कि मेरी बहन यानी तुम्हारी बीवी का क्या हुआ तो हम तुम्हें जाने देंगे। अभी मेरी शादी ही नहीं हुई। ओह जालिम, तुमने अभी तक इससे शादी भी नहीं की, लड़की ने गुस्सीली आवाज में कहा।
देखो लड़की, तनवीर ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन सफेद फार्म गैर मुल्की की मुदाखलत की बिना पर खामोश ही रह गया। वो बाएं जाने वाले दरवाजे से कमरे में दाखिल होकर चीखा था, बस बस, खत्म करो। वो सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। इसने आगे बढ़कर कहा, तशद्दुद के बगैर कुछ नहीं उगलेगा। मुझे तो कुछ पागल पागल सा लगता है, देसी आदमी बोला। क्यों न पहले इसकी जहनी हालत का जायजा ले लिया जाए। तुम ठीक कहते हो, गैर मुल्की सर हिलाकर बोला। देसी आदमी ने रिवॉल्वर को जुम्बिश देकर तनवीर से कहा, उठो। वो इसे एक ऐसे कमरे में लाए जहां एक अजीब तरह की आहनी कुर्सी के अलावा और किसी किस्म का फर्नीचर नहीं था। अलबत्ता कुर्सी से थोड़े ही फासले पर कंप्यूटर किस्म की एक मशीन नस्ब थी। बैठ जाओ, रिवॉल्वर वाले ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? बैठो। रिवॉल्वर कनपट्टी से आ लगा था। तनवीर कुर्सी पर बैठ गया और गैर मुल्की आगे बढ़कर इसके हाथों और अगले पायों से इसके हाथ और पैर बांधने लगा। रिवॉल्वर कनपट्टी से आ लगा था, वरना वो गुलखलासी के लिए थोड़ी बहुत जद्दोजहद तो जरूर करता। चमड़े के तस्मों से इसे जकड़ देने के बाद मशीन पर रखा हुआ आहनी खोल उठाकर इसके सर पर रख दिया गया। ये खोल बरकी तार के जरिए इसी कंप्यूटर नुमा मशीन से मुंसलिक था। तनवीर के देवता कूच कर गए। वो अच्छी तरह जानता था कि अब उसे गैर इरादी तौर पर अपनी हकीकत उगल देनी पड़ेगी। इस कुर्सी पर बिठाकर रस्म ताजपोशी अमल में नहीं लाई जाएगी। दफतन गैर मुल्की ने मशीन की तरफ बढ़कर इसके कई स्विच ऑन कर दिए। हल्की सी आवाज कमरे में गूंजने लगी और तनवीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी खोपड़ी के अंदर गुदगुदी सी शुरू हो गई हो। अजीब सी लज्जत थी। फिर यक बयक ये लज्जत बेचैनी में तब्दील हो गई। तुम्हारा क्या नाम है? इससे सवाल किया गया। बेचैनी बेचैनी, जहन एक ही धारे पर बहा जा रहा था। तनवीर, इसकी जुबान हिली। जुलियाना से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं इसे चाहता हूँ। बेवकूफ आदमी से तुम क्यों उलझे थे? वो मेरा रकीब है। एक्रोफे में इस वक्त तुम्हारी मौजूदगी की क्या वजह थी? मेरे चीफ ने हुक्म दिया था कि इन दोनों पर नजर रखो। तुम्हारा चीफ कौन है? X2। नाम और महकमा बताओ। इस नाम के अलावा और किसी दूसरे नाम का इल्म नहीं। महकमा बताओ। वजारत खारजा का महकमा कार खास। X2 का पता बताओ। कोई भी नहीं जानता। हम में से किसी ने भी आज तक इसकी शक्ल नहीं देखी। अहकामात किस तरह मिलते हैं? फोन पर। फोन नंबर बताओ। जूलियन अफ्टन्स वाटर के अलावा और किसी को भी उसके फोन नंबर मालूम नहीं। ओहो, तो फिर ये जूलियन अफ्टन्स वाटर भी इसी की मातहत है? हाँ, और इमरान भी? हाँ, और इमरान भी। और कितने मेंबर हैं? तनवीर ने एक एक के नाम और पते से इन्हें आगाह कर दिया और फिर यकबैक खोपड़ी के अंदर गुदगुदी इतनी शदीद हो गई कि वो किसी बेबस जानवर की तरह चीखने लगा। इसके बाद इस पर बेहोशी तारी हो गई थी। सफदर मुस्तबाराना अंदाज में टहल रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि इसकी कामयाबी इस तरह जरा सी देर में हजमियत बन जाएगी। लेकिन आखिर वो थी क्या भला? बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ था जैसे किसी बहुत बड़े केकड़े ने इस पर छलांग लगाई हो। अंधेरे में वो देख नहीं सकता था। वो सोचता और उलझता रहा। दफतन फोन की घंटी बजी। उसने झपट कर रिसीवर उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से X2 की आवाज सुनते ही इसके जिस्म से ठंडा ठंडा पसीना छूट पड़ा। यस सर, वो मुर्दसिया आवाज में बोला। ब्रीफकेस इमरान के सपुर्द कर आओ। दूसरी तरफ से आवाज आई। ब्रीफ का केस? सफदर हिकला कर रह गया। क्यों, क्या बात है? अंधेरा था जनाब। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? अपने आवाज बजा रखो। मैं ये अर्ज कर रहा था जनाब कि ब्रीफकेस तो मैंने उसे छीन लिया था, लेकिन जिस तरह से मुझे फरार होना था वहां गहरा अंधेरा था। किसी अजीब किस्म के जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया और ब्रीफकेस मेरे हाथ से निकल गया। जानवर ने हमला किया था? जी हाँ, बस ऐसा लगा था जैसे कोई बहुत बड़ा केकड़ा मुझ पर झपट पड़ा हो और तुम बेहोश हो गए। दूसरी तरफ से तंजिया लहजे में कहा गया। नहीं जनाब, जितनी देर में मैं संभलता वो जानवर वहां था और ना ही ब्रीफकेस। तुमने वहां रुककर देखा था? सवाल किया गया। जी हाँ, पेंसिल टार्च की रोशनी में देर तक ब्रीफकेस तलाश करता रहा था। ख्याल था मुमकिन है वो हमले के दौरान में मेरे हाथ से छूटकर वहीं कहीं गिर गया हो। अच्छा, इमरान से मिलकर उसे तफसील से आगाह कर दो। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनकता होने की आवाज सुनकर इसने तवील सांस ली थी और रिसीवर क्रैडल पर रखने के बाद कुछ देर तक चेहरे का पसीना खुश्क करता रहा था। आज उसे X2 से हिदायत मिली थी कि वो XY एयरलाइन के 8 बजे शब
लैंड करने वाले तैयारे के मुसाफिरों में से सुर्ख फ्रेंच कट दाढ़ी वाले मुसाफिर पर नजर रखे और जहां भी मौका मिले इसका ब्रीफकेस छीन कर निकल भागे। और ये मौका एग्रोफे में इस वक्त मिला जब इमरान की मेज पर हंगामा शुरू हुआ था, लेकिन बिलाखिर ब्रीफकेस इसके हाथ से भी निकल गया। बहरहाल इसे इल्म नहीं था कि एग्रोफे में भी इसके साथी मौजूद होंगे और इनकी वजह से इसे ब्रीफकेस झपट ले जाने का मौका मिल जाएगा। ड्रेसिंग टेबल के करीब खड़े होकर इसने अपने बाल दुरुस्त किए और आईने में अलविदाई नजर डालकर बाहर निकला चला गया। फिर इसकी गाड़ी 10 मिनट के अंदर ही अंदर इमरान की क़यामगाह के सामने रुकी। खासी तेज रफ्तारी से आई थी। सफदर ने घड़ी पर नजर डाली, 10:40 हुए थे। फिर वो गाड़ी से उतर ही रहा था कि अकब से इमरान की आवाज आई, आप भी तशरीफ ले आए बोर करने को। सफदर गाड़ी का दरवाजा बंद करके इसकी तरफ मुड़ा। चले आइए। इमरान हाथ हिलाता हुआ जीनों की तरफ बढ़ गया। सफदर खामोशी से फ्लैट में दाखिल हुआ था। इमरान ने कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा, तशरीफ रखिए। मैं नहीं समझ सकता कि आखिर आप इस तरह क्यों पेश आ रहे हैं। सफदर झंझला कर बोला, पागल हो गया हूँ। इमरान का लहजा भी तलखी से पाक नहीं था। मालूम होता है आपको भी चोट हुई है। सफदर हंस कर बोला, जी हाँ, आपका चीफ पटरी से उतर गया है। कुछ देर पहले जो जिल्लत नसीब हुई है हमेशा याद रहेगी। गालिबन एक्रोफे की बात कर रहे हैं आप। खूब खूब, तो आप भी वहां तशरीफ रखते थे। क्या मैं वजह पूछ सकता हूँ? वजह? सफदर मुस्कुरा कर बोला, अरे अभी आप ही ने तो कहा था कि तुम्हारा चीफ पटरी से उतर गया है। इमरान चंद लम्हे उसे गौर से देखता रहा, फिर बोला, उसने मुझसे कहा था कि जूलिया को एक्रोफे में ले जाऊं और मछली खाने पर मजबूर करूं। उसे तो मछली से नफरत है। सफदर के लहजे में हैरत थी। जहन्नम में जाए। इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मैं उसे मछली खाने की तरगीब ही दे रहा था कि न जाने कहां से तनवीर साहब टपक पड़े। अगर तुम वहां मौजूद थे तो तुमने देखा ही होगा कि फिर क्या हुआ था। सफदर हंस पड़ा, बस बस, दांत ना निकालो। लोगों ने बीच बचाव कराया, वरना तनवीर साहब तनवीर कीमा कहलाते। हो सकता है उसे यही हुक्म मिला हो। क्या मतलब? इमरान उसे गौर से देखता हुआ दफतन खामोश हो गया। इस कहानी का सर कहीं है और पैर कहीं। शायद इसलिए मुझे दोबारा हुक्म मिला है कि आपको तफसील से आगाह कर दूं। सफदर ने ठंडी सांस ली। इमरान आहिस्ता से सर हिलाकर बोला, मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि आखिर हम सब एक्रोफे में क्यों इकट्ठा हुए थे। जूलिया कह रही थी। क्या कह रही थी? सफदर ने जुमला पूरा होने का किसी कदर इंतजार करके पूछा। हमें शर्म आती है बताते हुए। पता नहीं तुम्हारे चीफ को क्या हो गया है, बताइए भी। सफदर ने छेड़ने के से अंदाज में कहा, इसने कहा था कि तुम एक्रोफे में बैठकर इमरान से फ्लर्ट करो। बहरहाल सबसे मुश्किल काम मेरे ही सपुर्द हुआ था। आहा, वो क्या? XY के तैयारे से एक मुसाफिर उतरने वाला था। इसका ब्रीफकेस छीनना था मुझे। एक आदमी इसे रिसीव करने के लिए पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद था। वो इसे एक्रोफे में ले गया। मैं दोनों को ताकुब कर रहा था। बस फिर जब झगड़ा शुरू हुआ तो मुझे ब्रीफकेस ले भागने का मौका मिल गया। खुदा की पनाह, ये स्कीम थी। इमरान ने मुतहराना अंदाज में दी देना चाहे, लेकिन ब्रीफकेस मेरे हाथ से भी निकल गया। अच्छा? जिस रास्ते से मैं फरार हुआ था वहां अंधेरा था। अचानक एक अजीब किस्म के जानवर ने मुझ पर छलांग लगाई। सारे जानवर अजीब होते हैं, आप समझते हैं। वो एक बहुत बड़ा केकड़ा मालूम होता था जिसने मुझे अपने लंबे लंबे बाजुओं में जकड़ लिया था। कोई केकड़ा होटल के किचन से फरार हो गया होगा। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? सफदर झंझला गया। समझाने की कोशिश भी तो करो। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, वो इतना बड़ा केकड़ा था कि मैं इसकी गिरफ्त में आ गया था। आदमी का सूप पीने वाला केकड़ा होगा। आप क्या समझते हैं? सफदर आपे से बाहर हो गया। तुम्हें झूठा नहीं समझता, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। वो किसी गहरी सोच में डूब गया था। थोड़ी देर बाद बोला, हंगामे के लिए सिर्फ यही काफी होता कि जूलिया हिस्ट्रिया अंदाज में मछली की प्लेट दूर फेंक देती, और वो यकीनन फेंक देती। तुम तो जानते ही हो। आपका ख्याल दुरुस्त है। फिर तनवीर किस मर्ज की दवा था, मैं भी नहीं समझ सकता, लेकिन वो अपने घर पर मौजूद नहीं है। देर से फोन पर राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने घर पर मौजूद नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? तनवीर। ये भी हो सकता है कि जूलिया को मेरे साथ देखकर अपने तौर पर हरकत कर बैठा हो। बहरहाल तो साबित ये हुआ कि असल मामला तुम्हारे सपुर्द हुआ था। खुदा ही जाने कि असल मामला क्या है। सफदर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, जूलिया से कहो कि X2 से राब्ता कायम करके मालूम करे, वरना हो सकता है कि तुम अंधेरे ही में रहकर मार खा जाओ। आप ही क्यों नहीं कहते? फिलहाल मेरी नहीं सुनेगी। मैंने इसे धोतर मछली कह दिया था। यहीं से फोन पर इसे पूछ सकता हूँ। ओ भाई, क्या ये जरूरी है कि तुम मेरा ही फोन इस्तेमाल करो?
कोई इतराज है आपको? लाइन डेड हो गई है। मैं खुद अभी हकीम अबू दजाल के फोन पर अपने ससुराल वालों की खैरियत मालूम करके आ रहा हूँ। बस चलते फिरते नजर आओ। ओहो, तो मेरी मौजूदगी आपको गुनाह गुजर रही है? हरगिज नहीं। आप तो इस काबिल हैं कि फ्रेम करके दीवार पर लटकाए जाएं। भले ये तो फरमाइए कि वो केकड़ा आपको भी क्यों ना उठा ले गया? मैंने आपको इस कदर झंझलाया हुआ कभी नहीं देखा। मेरी फिक्र ना करो। केकड़े ने तुम्हारा ब्रीफकेस छीना था या तुमने ही बुकलाहट में इसे हाथ से छोड़ दिया था? मेरा ख्याल है कि ब्रीफकेस मेरे हाथ से छूट गया था। वो जगह बताओ जहां ये वाकया पेश आया था। सफदर ने कागज पर राह फरार का नक्शा खींचकर इमरान को समझाने की कोशिश कर डाली थी। ठीक है, इमरान सर हिलाकर बोला, महफूज तरीन रास्ता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई पहले ही से तुम्हारी ताक में था। मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ। यकीन कीजिए कि डाइनिंग हॉल से साफ निकला चला गया था। जाहिर है कि ऐसे हालात में खुद भी चौकन्ना रहूंगा। अगर हाल ही से किसी ने ताकुब किया होता तो मुझे खबर हो जाती। बस तो फिर यही हो सकता है कि वो भी बेखबर नहीं थे। इन्हें अंदाजा था ब्रीफकेस पर हाथ डाला गया तो निकल जाने के लिए कौन सी राह मुंतखब की जाएगी। सफदर कुछ ना बोला। इसकी आंखों में उलझन के आसार थे। तुम नहीं समझ सकोगे, इमरान ने तवील सांस लेकर कहा। आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे खुद समझ गए हों। तुम्हारा चीफ आहिस्ता आहिस्ता फातिरुल अक्ली की तरफ बढ़ रहा है और जूलिया से कहो कि एक्स2 से राब्ता कायम करे। सफदर उठ गया। जूलिया के बंगले के कंपाउंड में अंधेरे और सन्नाटे की हुक्मरानी थी और वो सोने की तैयारी कर रही थी। कुछ देर कबल एक्स2 से फोन पर गुफ्तगू हुई थी। इसने मूड बिगाड़ दिया था, लिहाजा जल्द से जल्द सोना चाहती थी। लेकिन ठीक इसी वक्त किसी ने बाहर से इत्तलाई घंटी बजाई। जंजलाहट में पैर पटकती हुई सदर दरवाजे की तरफ आई थी। दरवाजा खोला तो सफदर सामने खड़ा नजर आया। शायद इसने बरामदे की बिजली जलाई थी। क्या तुम फोन करके मालूम नहीं कर सकते थे कि मैं इस वक्त मिल भी सकूंगी या नहीं? इसने तल्ख लहजे में कहा। पाठक फलांग कर आया हूँ, इसलिए हमदर्दी से पेश आओ। सफदर मुस्कुराया। जूलिया पीछे हट गई थी। वो अंदर आया। क्या बैठोगे भी? मैं बहुत थकी हुई हूँ। यकीनन बैठूंगा, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी तरह चोट खाई है। वो खुश्क लहजे में बोली। कुछ देर पहले मुझे इसका इल्म हुआ है। तनवीर अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा। जहन्नम में जाए। और चीफ के बारे में क्या ख्याल है, जो हमारी आंखों पर पट्टियां बांधकर जहां चाहता है धकेल देता है? तरीका कार है अपना अपना। हम आखिर इतने गाफिल ही क्यों रहें कि मार खा जाएं? जूलिया बुरा सा मुंह बनाकर बोली। ओहो, तो क्या वो तुम्हें मेरी कहानी भी सुना चुका है? क्यों नहीं? ओह, तो क्या तुम अब भी मुझसे बैठने को ना कहोगी? चलो बैठो, लेकिन इस वक्त काफी ना पिला सकूंगी। सफदर इसके साथ नशिस्त के कमरे में आया। बैठो, जूलिया इसे घूरती हुई बोली। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि ब्रीफकेस में क्या था और क्यों छीना गया था। तब फिर मैंने अपना वक्त जाया किया है। बड़ी अफसोसनाक बात है, जूलिया ने चढ़ाने के से अंदाज में कहा। मैं कुछ देर पहले इमरान साहब के साथ था। इनकी जुबानी मालूम हुआ कि इन्हें भी इसका इल्म नहीं था। किसका इल्म नहीं था? यही कि तनवीर दखलंदाजी करेगा। हाँ, इसने सिर्फ यही कहा था कि हम दोनों पर नजर रखे और साथ ही ये भी देखता रहे कि कोई और तो हम में दिलचस्पी नहीं ले रहा। तब तो मेरा ख्याल है कि इस बार हुआ तनवीर साहब का पत्ता साफ। क्या हम कोई अहम गुफ्तगू कर रहे हैं? दफतन जूलिया खुश्क लहजे में बोली। और ठीक इसी वक्त कमरे में अंधेरा हो गया। क्या मतलब? सफदर हिकलाया। बिजली फेल होती ही रहती है। गालिबन अब तुम नहीं ठहरोगे, जूलिया ने कहा। तुम्हें अंधेरे में तो नहीं छोड़ सकता, सफदर हंसकर बोला। दूसरे ही लम्हे में किसी ने इस पर छलांग लगाई थी। साथ ही इसने जूलिया की चीख भी सुनी और खुद सिर्फ हिकला कर रह गया। केकड़ा। इसके बाद के अल्फाज हलक ही में घुट कर रह गए थे। ऐसी सख्त गिरफ्त थी कि हड्डियां खड़खड़ाने लगी थीं और इसका जहन तारीकियों में डूबता चला गया। फिर होश भी अंधेरे ही में आया था। इसने चारों तरफ हाथ घुमाए, अब भी फर्श ही पर पड़ा हुआ था। कराह कर उठ बैठा और टटोलता हुआ एक जानिब बढ़ने लगा। फिर अचानक अपनी जेबें टटोली। सब कुछ महफूज था। पेंसिल टार्च, पर्स और बगली होल्स्टर में रिवॉल्वर। पेंसिल टार्च की बारीक सी रोशनी की लकीर गिरदोपेश में चकराने लगी। ये वही कमरा था जहां इस पर हमला हुआ था। लेकिन जूलिया कहाँ गई? इसने इसे आवाजें दी थीं और जवाब ना मिलने पर स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ गया था। लेकिन स्विच तो पहले ही से ऑन था। फिर बरामदे में निकल आया। यहाँ मेन स्विच ऑफ मिला। इसके बाद वो एक के बाद दीगरे सारे कमरे रोशन करता चला गया था। जूलिया कहीं भी दिखाई ना दी थी। नशिस्त के कमरे में दो छोटी मेजें उल्टी हुई मिली। कुछ आराइशी अशिया फर्श पर पड़ी हुई थी। जूलिया का एक स्लीपर दरवाजे के करीब पड़ा था, दूसरा कहीं नजर ना आया।
وہ چند لمحے خاموش رہا تھا، پھر آگے بڑھ کر فون پر عمران کے نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ کون ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ میں صفدر بول رہا ہوں۔ بولے جاؤ، سونے نہ دینا۔ اچھا، میں جولیا کی قیامگاہ سے بول رہا ہوں۔ تو پھر کیا میں تمہیں سر پر بٹھا لوں؟ وہ اسے اٹھا کر لے گئے۔ کون؟ کسے اٹھا لے گئے؟ جولیا کو۔ اوہ، کیا تمہاری موجودگی میں؟ میں اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ اچانک روشنی غائب ہو گئی۔ انہوں نے باہر سے مین سوئچ آف کر دیا تھا۔ یقین کیجئے وہی کیکڑا تھا، اندھیرے میں نظر آ گیا تھا۔ اس بار بھی اسی نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ کاش تمہیں بھی اٹھا لے جاتا۔ اب کٹے گی رات آنکھوں میں۔ وہی ٹھہرو، میں آ رہا ہوں۔ صفدر نے طویل سانس لی اور ریسیور کریڈل پر رکھ کر اپنی گدی سہلانے لگا۔ 15 منٹ بعد اس نے عمران کی سب سے زیادہ شور مچانے والی گاڑی کی آواز سنی تھی اور برآمدے کی طرف چل پڑا تھا۔ عمران تنہا نہیں تھا، جوزف بھی تھا اس کے ساتھ، پوری وردی میں تھا اور بلٹ پروف ہولسٹرز میں دونوں جانب ریوالور موجود تھے۔ عمران صفدر کے ساتھ عمارت میں داخل ہوا، لیکن جوزف صدر دروازے ہی پر جم گیا تھا۔ عمران نے اس کمرے کا جائزہ لیا جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، پھر صفدر کی پیٹ ٹھونکتا ہوا بولا، شاباش کاکا، کیا مطلب؟ پہلی بار حملہ ہوا تو بریف کیس لے گیا اور دوسری بار بھی تمہیں نہیں لے گیا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت بدبودار معلوم ہوتے ہو، عمران آہستہ سے بولا۔ صفدر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ باہر سے فائر کی آواز آئی۔ عمران نے جھپٹ کر روشنی کا سوئچ آف کیا اور صفدر کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے برآمدے کی طرف بڑھا۔ برآمدے میں بھی اندھیرا ہی نظر آیا۔ جوزف! عمران کی تیز قسم کی سرگوشی اندھیرے میں گونجی، لیکن جواب نہ ملا۔ صفدر نے بغلی ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا تھا۔ جوزف! اس بار عمران نے زور سے آواز دی تھی اور بڑی پھرتی سے بائیں جانب کھسک گیا۔ سب ٹھیک ہے باس؟ دور سے جوزف کی آواز آئی۔ فائر میں نے نہیں کیا تھا۔ لائٹ جلاؤ، عمران نے صفدر سے کہا۔ صفدر نے سوئچ آن کر دیا۔ جوزف تیز رفتار سے ان کی طرف بڑھا آ رہا تھا۔ میں نے فائر نہیں کیا تھا باس، وہ قریب پہنچ کر بولا۔ تمہاری کار کے پیچھے مجھے کوئی سر نظر آیا تھا۔ میں نے برآمدے کی روشنی بجھائی ہی تھی کہ فائر ہوا، لیکن مجھے یہاں کہیں بھی گولی کا نشان نہیں دکھائی دیا۔ عمران اسے گھورتا ہوا بولا۔ یقیناً فائر تمہیں پر کیا گیا ہوگا اسی وقت جب تم سوئچ آف کر رہے تھے، لہٰذا سوئچ بورڈ کے آس پاس ہی کہیں گولی کا نشان تو ہونا ہی چاہیے۔ خدا کی مرضی باس، میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میرے بس سے باہر ہے کہ میں اسے ہاتھ لگاؤں۔ تم ہی چل کر اٹھاؤ، بے ہوش ہو گئی ہے شاید۔ کون ہے؟ عمران چونک پڑا۔ کوئی عورت ہے، وہی تھی تمہاری کار کے پیچھے۔ چلو، عمران آگے بڑھتا ہوا بولا۔ برآمدے کی روشنی اس کی کار تک پہنچ رہی تھی۔ کار کے عقب میں وہ اوندھی پڑی دکھائی دی۔ ارے کہیں تیرا دایاں ہاتھ تو نہیں چل گیا تھا؟ عمران بڑبڑایا۔ نہیں باس، ہرگز نہیں، مجھے تو بے ہوشی ملی تھی۔ لائٹ آف کر کے میں بڑی احتیاط کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھا تھا، یہ بس یوں ہی پڑی ملی تھی، اور اندھیرے میں تجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ عورت ہے۔ میں کیا کرتا باس، اندھیرے میں ٹٹولنا ہی پڑا تھا۔ رینگتا ہوا آگے نہ بڑھ رہا ہوتا تو پیروں تلے کچلی جاتی۔ عمران نے اسے سیدھا کیا۔ جوان العمر اور خاصی دلکش صورت والی کوئی غیر ملکی عورت تھی۔ اس کے قریب ہی ایک پستول پڑا نظر آیا۔ یہ تو نکلی معلوم ہوتا ہے، ہلونا، صفدر بولا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اس نے پستول اٹھا کر دیکھا تھا اور پھر اسے صفدر کی طرف بڑھا دیا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ آخر ہے کون؟ صفدر پھر بڑبڑایا۔ آسمان سے اتری ہے، ہوگی کوئی۔ اسے اٹھا کر اندر لے چلو، عمران بولا۔ میں اٹھاؤں؟ اور نہیں تو کیا میں اٹھاؤں گا؟ اگر ہوش میں آ گئی تو تم بے ہوش ہو جانا۔ صفدر نے جوزف کی طرف دیکھا۔ نہیں مسٹر، وہ برا سا منہ بنا کر بولا، میں کسی سفید سوریا کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اتنے میں بے ہوش عورت نے کراہ کر کروٹ لی اور آنکھیں کھول دیں، پھر وہ بکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے خوفزدہ انداز میں جوزف کی طرف دیکھا اور ہکلانے لگی۔ مذاق تھا، صرف مذاق تھا۔ اوہ، عمران طویل سانس لے کر بولا، میں سمجھا شاید تم اسے بھوت سمجھ کر فائر کر بیٹھی تھی۔ فائر؟ وہ نروس سی ہنسی کے ساتھ بولی، پستول نکلی ہے، بکلاہٹ میں فائر ہو گیا تھا۔ اچھا، میں سمجھ گیا، تم نکلی پستول سے لوگوں کو ڈراتی ہو۔ جولیانا کہاں ہے؟ خوب، تو تم اسے جانتی ہو؟ کیوں نہیں، اسے ہی تو ڈرانے آئی تھی۔ کیا قصور ہوا تھا بیچاری سے؟ بس یوں ہی کہتی تھی کہ اسے تنہائی میں خوف نہیں معلوم ہوتا، حالانکہ فائر کی آواز سن کر اس کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ کاکا کیا مطلب؟ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دی گئی ہے۔ کیوں فضول باتیں کر رہے ہو؟ تم کون ہو؟
हम माकूल मौजे पर तदफीन का काम करते हैं। हटो सामने से, मैं अंदर जाऊंगी। हट जाओ भाई, इमरान ने सफदर से कहा। वो तेजी से बरामदे की तरफ बढ़ गई थी। फिर इन्होंने इसे अंदर दाखिल होते देखा। जूलिया से खासी बेतकल्लुफ मालूम होती है, इमरान ने सफदर की तरफ देखकर कहा। मैंने तो पहली बार देखा है इसे, पता नहीं कौन है। स्विस ही मालूम होती है, चलो देखें। वो दोनों अंदर आए। जोसेफ बरामदे ही में रुक गया था। नशिस्त के कमरे में वो औरत फोन पर किसी का नंबर डायल करती हुई नजर आई। क्या ख्याल है, तुम क्या कर रही हो? इमरान ने आगे बढ़कर इसके हाथ से रिसीवर झपटते हुए कहा और क्रैडल पर हाथ रख दिया। मैं पुलिस को फोन कर रही थी। क्यों? जोलियाना मौजूद नहीं है और तुम लोग ना जाने कौन हो। पुलिस? इमरान इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। लेकिन तुम अपनी पोजीशन साफ करो। कुछ देर पहले मिस फेंटेस वाटर ने इतला दी थी कि वो खुद को खतरे में महसूस कर रही हैं। हम यहाँ पहुंचे तो वो गायब थी और फिर तुम नकली पिस्तौल से फायर करती हुई बेहोश हो गई। मैं तो जोले ही बता सकेगी कि मैं कौन हूँ, इससे कितनी करीब हूँ। लिहाजा जब तक जोलियाना नहीं बताएगी तुम जेरे हिरासत रहोगी। ये ज्यादती है। कुछ भी हो, हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने वकील को फोन करना चाहती हूँ। इससे पहले तुम्हें अपने कागजात दिखाने पड़ेंगे। कागजात घर पर हैं, घर चलकर देख लेंगे। कहाँ कयाम है? मॉडल कॉलोनी में। यहाँ कब से मुकीम हो? कई साल से। मैं फ्रेंच एयरलाइन से ताल्लुक रखती हूँ। स्टेशन मास्टर की स्टीनो हूँ। नाम और पता बताओ, स्टेशन मैनेजर का फोन नंबर भी। अपने वकील की अदम मौजूदगी में कुछ भी ना बता सकूंगी। वकील का नाम और फोन नंबर मैं खुद ही इसे फोन करूंगी। ये नामुमकिन है। मैं कहती हूँ जोलियाना को तलाश करो, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो क्या कुछ मसाइल भी हैं? मेरी और तुम लोगों की दुश्वारियां। भला वकील का नाम और फोन नंबर बताने में क्या दुश्वारी हो सकती है? वो कुछ ना बोली। इसकी आंखों में उलझन के आसार थे। फिर अचानक इसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। अब पैदा हुए हैं मसाइल, इमरान ने सफदर की तरफ देखकर कहा। क्या तुम किसी रोती हुई औरत को चुप करने का सलीका रखते हो? सफदर ने मायूसाना अंदाज में सर को मनफी जुम्बिश दी और आंखें फाड़ फाड़ कर इस औरत को देखता रहा। अगर कहानी अच्छी लगी हो और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली कहानी और नावलों से लुत्फ अंदोज होते रहिएगा।